Jai Hind and Sai, this is Vince. I welcome you all to one of the most awaited video of FCAT examination. आप लोग सब जानते हैं ये वही 50 क्वेश्चंस के थ्रू आपकी पूरी की पूरी जीएस कुछ इस तरीके से रिवाइज्ड कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अपने जीएस एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिलेंगे. जैसे ही एग्जाम खत्म होता है ये वो वीडियो है जिसको हर बच्चा कोट करता है कि मैम 25 क्वेश्चन में से डायरेक्टली मेरे शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए. एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू सी कि इस बार भी सेम ऐसा ही हो. ऑल्सो आई हैव रिवैम्प्ड अ फ्यू क्वेश्चंस आउट ऑफ इट जो मुझे लग रहा है इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर FCAT 1 2025. सो प्लीज मेक श्योर कि आप साथ साथ इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, ठीक है. और आपकी की पूरी जीएस की रिविजन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके अलावा आपको कोई भी सोर्स टच करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है. अगर रिवीजन करना है दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर जीएस. ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. आप जैसे कि मुझसे हमेशा पीडीएफ पूछते हैं कि मैम प्लीज पीडीएफ दे दो. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. ऑन 14th February Insight SSB is launching its LMR module. What is LMR module? It is last minute revision module जिसमें हर सब्जेक्ट 10 से 15 पेजेस में कवर्ड होगा. जाओ और इसको यूटिलाइज कर लो. दिस विल हेल्प यू इन दैट क्विक रिविजन जो आखिरी मोमेंट पे चाहिए होती है. बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने नोट्स बनाए भी नहीं है. एंड अगर आप उसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो दिस LMR मॉड्यूल विल सेव यू इनफ एंड विल हेल्प यू आउट अ लॉट टू क्लियर योर एग्जामिनेशन एंड गेट यू एक्सट्रीमली अमेजिंग मार्क्स. एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स. यार तुम्हारी सिलेक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. तो अब क्या बोलते हो, स्टार्ट करें विद द क्वेश्चंस. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी का है. हर 2-3 क्वेश्चन के बाद हम चेंज करते रहेंगे सब्जेक्ट ताकि मजा आता रहे. मर्करी जो है स्विफ्ट प्लैनेट है. वाई? बिकॉज सबसे फास्ट जो रोटेट करता है दैट इज दिस प्लैनेट. वीनस की अगर हम बात करें, आपने सुना होगा ना कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है अर्थ से वो वीनस दिखाई देता है. इसी रीजन की वजह से इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं हम लोग. ओके, मार्स इज द रेड प्लैनेट. द क्वेश्चन फॉर यू इज विच वन इज द ग्रीन प्लैनेट. जल्दी कॉमेंट करो. और जुपिटर जो है दिस इज द गैस जाइंट. अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं प्लैनेट्स को, ठीक है. इनर प्लैनेट्स, ये जो सारे के सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले पहले मार्स तक है ना, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है. अर्थ की तरह होते हैं, हाई डेंसिटी होती है. और ये बने होते किसके? सिलिकेट्स के बने होंगे और मेटल के बने होंगे, ठीक है. दूसरी चीज, इसमें कोई भी ना रिंग नहीं होती है, याद रखना. और मून जो है वो कंपेरेटिवली कम होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अर्थ. ओके, आउटर प्लैनेट्स ये सारे के सारे जोवियन प्लैनेट्स भी कहलाते हैं बिकॉज जुपिटर के बाद है. गैस के बने होंगे जैसे हाइड्रोजन और हीलियम. इनमें रिंग होती है जैसे कि सैटर्न. और इनमें जो मून है बहुत ज्यादा होंगे, हंड्रेड्स ऑफ नंबर, राइट. एंड इसमें कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं होता है. इनके मून जो है कंपैरेटिवली सॉलिड होते हैं, याद रखना. अब वन बाय वन सारे देखते हैं. फर्स्टली मर्करी, सबसे छोटा प्लैनेट पूरे सिस्टम का. दूसरी बात, सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट, ठीक है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप बोलोगे मैम हॉटेस्ट प्लैनेट भी मर्करी होना चाहिए बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू सन. लेकिन नहीं, इट इज वीनस. वाई? बिकॉज इसका जो एटमॉस्फेयर है काफी थिक है और वो पूरी की पूरी हीट जो है उसे ट्रैप कर लेता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सारे प्लैनेट्स इस तरीके से रोटेट करते हैं तो जो ये आपका प्लैनेट है दिस रोटेट्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन. वीनस जो है ऑपोजिट रोटेट करता है और ये अर्थ का ट्विन भी कहलाता है. अर्थ जो है इसकी शेप जियोइड है और इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, याद रखना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मार्स. मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट. इसके 2 मून सबसे इंपॉर्टेंट है, फोबोस एंड डिम्यूस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जुपिटर में. जुपिटर जो है फर्स्ट थिंग इज इसकी जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट है. लार्जेस्ट सैटेलाइट मतलब लार्जेस्ट इसका मून है बेसिकली, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड. और जुपिटर में अगर कभी भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसपे रेड स्पॉट्स हैं तो दैट इज जुपिटर. स्टार मार्क कर लो. उसके बाद आ जाते हैं यूरेनस. यूरेनस, अब ग्रीन प्लैनेट पूछा था ना मैंने आपसे, वो कौन सा है? ग्रीन प्लैनेट इज यूरेनस. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रोटेट कैसे करता है? ये इसकी जो एंगल है ना, जो प्लेन है इसकी ऑर्बिट की प्लेन, उसके 90 डिग्री ये रोटेट करता है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस चीज को स्टार मार्क कर लो. उसके बाद आ जाते हैं सबसे ज्यादा मून किसके पास है? दैट इज सैटर्न. अच्छा, बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जल्दी से नीचे कमेंट करो यार, ये तो हम बचपन में पढ़ते आए हैं. ओके, उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दैट इज कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? और अब मून बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जल्दी से ना सबके मून्स देख लेते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं दैट ऑफ जुपिटर. जुपिटर के मून कौन कौन से हैं? जुपिटर के
गैनीमेड, कैलिस्टो और जो आपका यूरोपा, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, थीबी और मेटस भी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सैटर्न। सैटर्न जो है इसके पास सबसे ज़्यादा मून है, ठीक है। तो अगर सैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है सिथियस एंड टाइटन, अदरवाइज बहुत सारे और भी हैं, जस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेपट्यून पे। नेपट्यून जो है उसके कौन से हैं, उसके है ट्राइटन, ठीक है, और हेलीमेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं एरियल, ओबेरॉन, मिरांडा, टाइटेनिया, ये सारे किसके हैं, दीज आर दैट ऑफ यूरेनस, ठीक है, यूरेनस के हैं। अब जल्दी से आपकी नॉलेज देख लेते हैं, आपको कितनी चीज़ें याद हो गई हैं। इसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। फर्स्टली आ जाते हैं मर्करी एंड वीनस। इनमें ये ऐसे प्लैनेट है जिसमें कोई सैटेलाइट ही नहीं है, और अर्थ ऐसी है जिसके पास सिर्फ एक सिंगल सैटेलाइट है, दैट इज मून, ठीक है। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट भी था, अर्थ का ट्विन भी था इसके साथ साथ, और प्लैनेट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता था, और अर्थ से दिखने वाला ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी था, याद है कि नहीं, ठीक है। फिर आ जाता है यूरेनस, ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम, बिल्कुल सही। उसके बाद ओलंपस मून जो है, ये इसके अंदर सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का। ओलंपस मून जो है ये किसका है, दिस इज दैट ऑफ मार्स, याद रखना, स्टार मार्क कर लो। सैटर्न जो है दिस इज विद हाईएस्ट डेंसिटी। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में हाईएस्ट डेंसिटी होती थी, तो वो तो अर्थ होगा ना, ये तो जोवियल प्लैनेट है, इसकी क्या होगी, डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम है कि इसकी वाटर से भी कम डेंसिटी है, याद रखना, स्टार मार्क कर लो इस बात को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द डिजर्ट। इसमें पूछा गया लार्जेस्ट, सबसे पहले ना एक बार डिजर्ट देख लेते हैं। कभी कभी रीजनिंग में क्वेश्चन आता है ऑड वन आउट की फॉर्म में, आपको क्या करेंगे, अफ्रीका के सारे डिजर्ट दे देंगे, और उसमें कोई रैंडमली यूएस का दे दिया, या फिर आपको कोई इंडिया का थार डिजर्ट दे दिया, तो आपको वो ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब देखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सा कहाँ पर है, जैसे अगर ग्रेट बेसिन डेजर्ट यूएस में, मोजावे इज इन यूएस, चिहुआहुआ कहाँ है, मेक्सिको अलोंग विद यूएस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एटाकामा, ये कहाँ पे, चिली, पेरू और अर्जेंटीना में। ऐसे ही पेंटागोनियन कहाँ पर है, दिस इज इन अर्जेंटीना एंड चिली, ठीक है। ऐसे ही सहारा डेजर्ट यहाँ पर है, ठीक है, दैट इज इन अफ्रीका। उसके बाद कालाहारी डेजर्ट, अगेन इट इज इन अफ्रीका एंड बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका वाली साइड में, ठीक है। फिर आ जाते हैं अरेबियन डेजर्ट, कैन यू सी दिस वन, ये तो यार बहुत वाइड स्प्रेड है, कहाँ का, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, येमेन, सारे देशों में है ये, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, देखो टकलामकन जो डेजर्ट है, दिस इज वेयर, दिस इज एक्चुअली इन चाइना, ठीक है। ऐसे ही जो गोबी डेजर्ट है, दिस इज ऑल्सो इन चाइना, याद रखना, मंगोलिया और चाइना में है, मंगोलिया एंड चाइना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये आपके ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन, ये सारे के सारे कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में, याद रहेंगे। अब आ जाते हैं, इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। एंटार्क्टिका जो है ये लार्जेस्ट डेजर्ट भी है, और अगर पूछेगी विच इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट, तो कोल्डेस्ट भी आपका एंटार्क्टिका है, ठीक है। फिर आ जाता है कि आपका लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट, लार्जेस्ट जो हॉट डेजर्ट है वो कौन सा है, दैट इज सहारा डेजर्ट। एटाकामा जो है दिस इज विच वन, दिस इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट, याद रखना, ड्राइएस्ट डेजर्ट। उसके बाद आ जाता है यूरोप, एक सिर्फ ऐसा कॉन्टिनेंट है, आपने देखा यहाँ पे कहीं यूरोप में था, नहीं था ना डेजर्ट। यूरोप इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां पर कोई भी डेजर्ट नहीं है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है ऑड वन आउट, जैसे मैंने बताया रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। अब जल्दी से इसमें देखो, आप लोग पता है क्या बोलोगे, कि ये सारे के सारे आउट ऑफ इंडिया हैं और ये इंडिया में है, इसलिए थार डेजर्ट इज द वन दैट इज ऑड वन आउट। आंसर आपका सही है, लेकिन रीजनिंग आपकी सही नहीं है, इसलिए रीजनिंग में ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, गोबी डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये सारे के सारे क्या है, कोल्ड डेजर्ट हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे क्या कहते हैं, दैट ऑफ लद्दाख, लद्दाख भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट, है ना। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ थार की, दिस इज वॉट, दिस इज अ हॉट डेजर्ट, इसलिए ये ऑड वन आउट है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रासलैंड कौन से सही मैच नहीं है। पुस्ताज हंगरी में बुलाया जाता, बिल्कुल सही। कैंटरबरी इज इन न्यूजीलैंड, कैंपोज इज इन ब्राजील, ल्यानोज इज इन वेनेजुला, बिल्कुल सही। प्रेरीज इन अर्जेंटीना, दिस इज रॉन्ग, प्रेरीज कहाँ है, इट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अर्जेंटीना में क्या बुलाया जाता है, पैम्पस, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई, बिकॉज इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। उसके बाद सवाना जो है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जाता है, और साउथ अफ्रीका में वेल्ट बुलाया जाता है। डाउन्स जो है दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये जो आप स्टेपीज है ये कहाँ बुलाया जाता है, दिस इज इन नदर्न पार्ट ऑफ एशिया और यूरोप, ठीक है। और इसके अलावा एक और नाम है दैट इज टाइगा, ठीक है। टाइगा जो है ये कहाँ पे, दिस इज ऑल्सो इन यूरोप एंड इट इज ऑल्सो इन एशिया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार मार्क कर लो यार, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन।
अब आती है बात साइक्लोन के नाम की। एज पर टू द रीजन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। जैसे अगर इंडियन ओशन की बात करें, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने साइक्लोन्स बोलते हैं, राइट। यूएस में सेम चीज़ को टॉर्नेडो बोल देंगे, चाइनीज सी में टाइफून बोल देंगे, जापान में टाइफू बोल देंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें विली विली, दिस हैड बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। करेबियन सी में हरिकेन्स बोल देते हैं। सो दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब आती है बात कनेक्टिंग इक्वल्स। इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड आइसो, और जो लाइन ऑन द मैप है, बेस्ड अपॉन कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, हेल्स, नेफ्स, ह्यूम, ये वर्ड यूज करते हैं फॉर द लाइंस ऑन मैप। अब आइसो मतलब इक्वल, हेल्स मतलब मीन ड्यूरेशन ऑफ डेली सनलाइट, जो सनलाइट की मीन ड्यूरेशन है दैट इज सेम। उसके बाद आइसो नेफ्स का मतलब होता है, नेफ्स मीन्स वैल्यू ऑफ द क्लाउड कवर बेसिकली। ह्यूम स्टैंड्स फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाइट्स स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द पर्टिकुलर टाइम। इसके अलावा और भी है इंपॉर्टेंट, जैसे बार्स, दीज आर व्हाट, दीज आर आइसो बार्स, याद रखना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखना, स्टार मार्क कर लो। थर्म्स, नाम से पता चल रहा है, टेम्परेचर। बार्स, दिस स्टैंड फॉर इक्वल डेप्थ। हलीन, इट इज फॉर सेलिनिटी, कितना उसमें नमक है। हाइट्स, it's for equal rainfall, and tax is for what, wind speed, very very important, ठीक है। ये आइसोबार्स का था, ये किसका है, आइसोथर्म्स, representing equal temperature in these areas between these two lines, okay। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है स्टैटिक, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलैक्स करके और सब्जेक्ट से मूव करते हैं, वापस से आएंगे ज्योग्राफी पे, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन क्या है, अनियन, पिंक पिंक क्या होते हैं, अनियन होते हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन, अरे नहीं, फर्टिलाइजर नहीं है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। यहाँ पे आएगा फाइबर, जैसे कॉटन फाइबर वगैरह होता है, ठीक है। और सिल्वर किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। व्हाइट कलर का क्या होता है, मिल्क, डेयरी। येलो रेवोल्यूशन, आपने देखा होगा तेल कैसा होता है, यूजुअली येलो कलर का होता है ना, तो ऑयल सी, ठीक है। अब जो फादर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सिविल एविएशन के जे.आर.डी. टाटा हैं। इंडियन एयरफोर्स के कौन हैं, सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। और हमारे फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज, प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भी कुछ रेवोल्यूशंस हैं, जैसे अगर हनी की बात करूँ दैट इज गोल्डन रेवोल्यूशन, और इनके फादर्स बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि निरपाक ताज। हीरालाल चौधरी, ब्राउन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू लेदर, ठीक है। उसके बाद पिंक रेवोल्यूशन, दुर्गेश पटेल। मीट, रेड रेवोल्यूशन, विशाल तिवारी। सिल्वर रेवोल्यूशन, इंदिरा गांधी, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, राइट। वाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट, फिशेज, और इसमें कौन है, डॉक्टर हीरालाल और डॉक्टर अरुण कृष्णन। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन। ग्रे रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन। और येलो रेवोल्यूशन, सैम पिट्रोडा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे याद है कि जूट के लिए कौन सा है, जल्दी से बताओ, गोल्डन रेवोल्यूशन है ना शायद, गोल्डन रेवोल्यूशन। Coming to the next question, which of the following intelligence agencies not matched correctly? और जितने यहाँ mentioned है सबसे important है, एग्जाम में आने के highest chance है। जैसे रॉ की अगर बात करूँ, इंडिया का है। CIA is that of US, और उनकी फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है, आगे भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। मुसाद इजराइल, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार मार्केट। ISI पाकिस्तान। MI6 is of UK, KGB is of Australia, this is wrong। KGB किसका है, रशिया का है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया क्या क्या है, ASIS, चाइना MSS, बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं इनकी फुल फॉर्म देख लेना है ना, जैसे सेंट्रल एक्सटर्नल लाइजन डिपार्टमेंट इज दैट ऑफ चाइना। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, स्पेलिंग ठीक कर लेना। KGB इज दैट ऑफ रशिया, ठीक है। याद रखना, दीज ऑल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये वाले प्लीज एक बार देख लेना। ज़्यादा हाई चांस नहीं इनके आने के, यही वाले क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इसमें से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक तुम पता है क्या करोगे, यहाँ देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड और बोलोगे आई एम डूइंग द स्मार्ट गैस वर्क, और ये तो एसिड है, इसके अलावा सारे के सारे मुझे क्या लग रहे हैं कि दे आर गैसेस, तो आंसर वो नहीं होगा। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, अभी दिखाती हूँ कैसे, ठीक है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। अर्थ है, वो जो रेडिएशन रिलीज करती है ना, इट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में गैसेस तो होंगी। अब गैसेस क्या होती हैं, बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एक्सेट्रा, है ना। और ये जो गैसेस अगर बढ़ती है, इनको बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल पता है कि नहीं पता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और आपके HCFs हैं, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसके अलावा HFCs भी हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन,
वाटर वेपर्स, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ कि इसमें जो जितनी भी गैसेज हैं बढ़ती गई और उसकी वजह से हीट ज़्यादा ट्रैप होने लगी। अगर हीट ज़्यादा ट्रैप होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, गर्माहट बढ़ती जाएगी, इसकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। समझ आ गया? और ये भी समझ आ गई कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन आएगा, प्लीज़ याद रखना कौन सी है। अब समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट का पक्का डायरेक्टली कोई सोर्स होता है, जैसे वॉल्केनो से, वाइल्ड फायर से, या फैक्ट्री से, कार से जो रिलीज हो रहा है, एरोप्लेन से जो रिलीज हो रहा है एग्जॉस्ट, उसकी वजह से बनते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कभी ये प्राइमरी पोल्यूटेंट जो हैं केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है उससे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। इसका कोई डायरेक्ट सोर्स, जैसे यहाँ कार फैक्ट्री थे, ऐसे कोई डायरेक्ट सोर्स इसका नहीं होता है। आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, जैसे कि जब भी कभी हाइड्रोकार्बन जो है वो किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ इन सनलाइट कंबाइन करता है तो ओजोन जो है वो बनती है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, अगर कभी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उससे बन जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। एसिड रेन कैसे बनती है, जब भी कभी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो क्या बन जाती है, इससे बनती है एसिड रेन, ठीक है, याद रहेगा। अब इनके नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, और देखो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है तो आपका गैस वर्क हो गया था गलत, है ना। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, स्टार मार्केट। नाउ एज वी आर डिस्कसिंग द गैसेस, एक बार हम अनरिएक्टिव गैसेस दैट इज नोबल गैसेस भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नियॉन लाइट है, उसमें कौन सी, नियॉन और आर्गन यूज की जाती है। वेल्डिंग और बल्ब के अंदर आर्गन यूज की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जेनन होती है। एयरक्राफ्ट्स को लाइट बनाने के लिए और साथ साथ ये ना इन्फ्लेम नहीं होती है, इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल, इस वजह से हीलियम यूज़ होती है। डाइवर्स भी हीलियम यूज़ करते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। कॉमन नेम्स ही पूछ लेते हैं कभी कभी, जैसे कि मार्श गैस जो है वो किसे बोला जाता है, इट इज़ वॉट, इट इज़ मिथेन। उसके बाद C10H5Cl N2, ये क्या है, दिस इज टीयर गैस, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्लोरो बेंजाल मालोनो नाइट्राइल, ठीक है। और अमोनिया NH3 होती है। लाफिंग गैस कौन सी है, नाइट्रस डाइऑक्साइड, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक आप बात बताना, चिप्स वगैरह में, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस यूज की जाती है, जल्दी से नीचे कमेंट करो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग। इसको करने के लिए ना सबसे पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ यार, प्लीज प्लीज यार, प्लीज ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। व्हाई एम आई सेइंग दैट, आई नो यू ट्रस्ट मी। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, आइनोस्फियर जो कि थर्मोस्फियर के अंदर ही है, ये थर्मोस्फियर, और ये आपके एग्जोस्फियर। याद हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलो अब थोड़ा सा हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं आगे। ट्रोपोस्फियर की अगर मैं बात करूँ, ये वो एरिया है जहाँ पर जितने भी वेदर फिनोमिनन है वो सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। दिस इज यूजुअली जनरली टू द हाइट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 20 किलोमीटर्स, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जैसे आप स्ट्रेटोस्फियर में आते हैं, स्ट्रेटोस्फियर इज द प्लेस जहाँ पे आपको ओजोन देखने को मिलती है, ठीक है। साथ के साथ जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है, रिमेंबर दिस। और कमर्शियल प्लेन्स वगैरह भी इसी लेयर में होते हैं, या फिर एट मैक्स लो द अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आ जाते हैं मिजोस्फियर। मिजोस्फियर जो है, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर, प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं होता। इसी रीजन की वजह से यहाँ पे मिटियोर्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे बर्न हियर, ओके। फिर आ जाते हैं कर्मन लाइन। व्हाट इज दिस, ये एक्चुअली 80 से 100 किलोमीटर्स की रेंज में होती है और ये डिस्टिंग्विश करती है आउटर स्पेस को, दिस इज योर आउटर स्पेस पार्ट, एंड नीचे दैट इज एटमॉस्फेयर, याद रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद आ जाते हैं आयनोस्फियर। आयनोस्फियर जो है, दिस इज वेयर, दिस इज इन थर्मोस्फियर इटसेल्फ, और यहाँ पे जितनी भी आप देखेंगे ना क्या कहते हैं, सिग्नल्स वगैरह ट्रैप करना और ये सब करना, वो सारे आयनोस्फियर में यूजुअली होते हैं, रेडियो सिग्नल्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। थर्मोस्फियर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, दैट इज यहाँ पे ऑरोराज होती हैं, एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्सेट्रा है। अब आते हैं हम लोग सबसे बाहर वाली लाइन, दैट इज योर एग्जॉस्फियर। दिस इज द प्लेस जहाँ पे सैटेलाइट्स
हैं, अलग अलग देशों की सैटेलाइट्स आर देयर इन द एग्जॉस्फियर स्टार मार्केट। इसके साथ साथ आपको एक्सटेंशन भी पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था दिस इज अप टिल ओनली 20 किलोमीटर्स, ये जो है 50 किलोमीटर्स तक है, राइट। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट दिस इज 2000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट, और ये वाला जो है दिस इज 10,000 किलोमीटर्स तक एक्सटेंशन है। सो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मेसोस्फीयर, कोल्डेस्ट लेयर, आयनोस्फीयर, रेडियो वेव यहाँ ट्रांसमिट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फीयर, एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं। याद रहेगा कि नहीं? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डिजीज। फंगल डिजीज कौन से, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, कोई भी डिजीज दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ सम वेक्टर, हेवी मेटल, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे HIV एड्स है, दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ सिरिंजेस, बोला जाता है ना मेक श्योर दैट इट कम्स डायरेक्टली आउट ऑफ पैकेट, यूज नहीं होनी चाहिए सिरिंज। इसके साथ साथ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द STDs, ठीक है। और कौन कौन सी है, जैसे कि क्लाइमेडिया, गोनोरिया, ठीक है, सिफिलिस, ये सारी की सारी, HPV दैट इज ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, हर्पीज, ये सारी क्या है, STDs हैं। मलेरिया, इसमें कोई ना कोई वेक्टर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कौन सी, फीमेल अनोफिलस मस्किटो है, ठीक है। उसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ नाइट्रेट कंटामिनेशन। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द वाइटामिन, ठीक है। अब आते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ वाइटामिन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायोटिन, आपको बोला जाता है ना फॉर हेयर सप्लीमेंट इट इज व्हाट, विटामिन B7 बायोटिन। फॉलिक एसिड, विटामिन B9, ठीक है। ऑल्सो इसमें ना आपको पता होना चाहिए विच ऑफ देम आर फैट सॉल्युबल। सो अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल की, दैट इज विटामिन A, D, E और K, और ये जितनी भी बीच वाली, दीज ऑल आर वाटर सॉल्युबल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे कि अगर विटामिन A की कमी है तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन हो सकता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो सकता है, मतलब बोन्स जो है वो सॉफ्ट होके बेंड हो जाएंगी। उसके बाद आयोडीन, आपने देखा होगा ना टाटा सॉल्ट में ऐड किया जाता है, वाई सो एज टू अवॉइड गोइटर, राइट। उसके बाद आती है बात मेटल की वजह से, हेवी मेटल की वजह से कॉज होने वाली डिजीज, जैसे प्लम्बिज्म जो है लेड की वजह से होती है, मैड हैडर्स डिजीज इज बिकॉज ऑफ मर्करी, सिडरोसिस इज बिकॉज ऑफ आयरन डस्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल, प्रोटोजोन एंड हेलमेंट्स। अच्छा, एंटीबायोटिक किस में यूज होती है, आई गेस आप सब लोग जानते हैं, इट इज यूज फॉर बैक्टीरियल डिजीजेस। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, TB, निमोनिया, वूपिंग कफ। अब प्लीज कॉमन कोल्ड और वूपिंग कफ को प्लीज आप अलग अलग रखना, दैट इज नॉट सेम, वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये प्रोटोजोन डिजीजेज है ना, इसमें पक्का कोई ना कोई एक तो वेक्टर होगा, ठीक है, दैट इज देयर, और एक कॉजिटिव कुछ भी हो सकता है प्रोटोजोन। सो जैसे अगर हम मलेरिया की बात करें, इट इज प्लाज्मोडियम विच इज transmitted by what, Anopheles mosquito, if you know. Sleeping sickness is because of trypanosoma, CC fly से जो वेक्टर है इसमें। काला आजार इज लक्ष्मीनिया डोनोवानी और सैंडफ्लाइज की वेक्टर है। ऐसे ही डेंगू की अगर मैं बात करूं, एडिस मस्किटो इज द वेक्टर। काला आजार इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज बिकॉज ऑफ सैंड फ्लाई, है ना, सैंड फ्लाई इज द वेक्टर हियर। तो याद रखना, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल कन्वेंशन, और ये मैं ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में भी कवर करा चुकी हूँ, इफ यू रिमेंबर, राइट। सबसे पहले आ जाते हैं वियना कन्वेंशन, इट इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर ओजोन डिप्लीशन, टेक अ नोट ऑफ इट, ओजोन डिप्लीशन। अब आप बोलोगे मॉन्ट्रियल इज ऑल्सो ओजोन, बट नहीं, ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, दिस इज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। अब यहाँ पे एक चीज का प्लीज ध्यान रखना, जो क्योटो प्रोटोकॉल है दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर डेवलप्ड नेशंस, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा एमिशन होगा ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। पेरिस अग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, दिस इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग तो सारी कंट्रीज फेस कर रही है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज पे एप्लीकेबल है, ठीक है, याद रहेगा। Now talking about COP29, ये कहाँ हुआ है, इट वॉज इन बाकू अजरबैजान, और इन सोलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड हैड बीन इट्स थीम, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। COP30 कहाँ होगा, इट विल बी इन ब्राजील, रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, इसके अलावा जैसे कि UNFCCC किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। इसमें D आता है ना, याद रखना, UNCCD, इट इज टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट, हजार्डियस वेस्ट, जैसे आपने देखा होगा बैटरीज वगैरह को अच्छे से डिस्पोज ऑफ करो, राइट। कार्टाजीना प्रोटोकॉल, दिस इज फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, नागोया प्रोटोकॉल इज ऑल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। UNREDD, दिस इज रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन
डिफॉरेस्टेशन याद ऐसे कर लेना कि रेड है ना तो डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। किगाली इज एक्चुअली पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही पार्ट है। मॉन्ट्रियल वाज रिलेटेड टू ओजोन, राइट। मिनीमाटा डिजीज अभी पढ़ी थी, किससे रिलेटेड थी? मर्करी। रोटरडैम हजार्डियस वेस्ट, ठीक है। COP29 देखो यार, इंडस्ट्रियल टाइम से पहले जो टेम्परेचर होता था ना उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहे, दैट इज इट। इससे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए। ये काम है इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, ठीक है। अभी COP29 बताया था कहाँ हुआ था, अजरबैजान, राइट। उसके बाद बात करते हैं रामसर कन्वेंशन, ये वेटलैंड से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वेटलैंड्स में भी आपके आगे कवर कराऊंगी। Stockholm Convention, this is related to pollutants and specifically organic pollutants, याद रखना, ठीक है। Sites, this is related to endangered species, ES है ना, endangered species। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू एंडेंजर्ड स्पीशीज, याद रखना। बोन कन्वेंशन इज रिलेटेड टू माइग्रेटरी स्पीशीज। और वियना अभी अभी बताया था, मॉन्ट्रियल भी तुम्हें बताया था, क्योटो प्रोटोकॉल भी बताया था, राइट। उसके बाद रियो समिट, आपको याद है रियो दे जेनेरियो में हुआ था, दिस वाज टू एड्रेस ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, याद रखना, ठीक है। Coming to the next question now, the things that we have borrowed from other nations, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन। यूके से हमने बाइकामलिज्म लिया है और सिंगल सिटीजनशिप ली है। डीपीएसपी वी हैव टेकन फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर फ्रांस की मैं आपसे बात करूं, हमने क्या लिया है, आइडियल्स ऑफ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, स्टार मार्क कर लो। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल में है, ठीक है। उसके बाद जर्मनी से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए, सोवियत यूनियन से। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, कॉन्करेंट लिस्ट। कनाडा भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे यू हैव टू सी दैट हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब हमारा सेंटर जो है कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स, ठीक है। तो दीज ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। जैसे जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको देख लेना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें प्रेजेंट है। अब जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे आते हैं। So the question is that which of the following statement is incorrect regarding the preamble? So first of all, it is based on objective resolution जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था. Is it right? Yes, absolutely correct. 3 नए वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये जो है ऐड किए गए थे बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में दिया गया था. इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर, राइट. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को. उसके बाद आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये हमने यूके से लिया है. और आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये जो हमने हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं. अब इसमें जो आंसर गलत है दैट इज सी. हमने ये यूके से नहीं लिया है. कहाँ से लिया था अभी भी बताया था ना तुम्हें, यूएसएसआर से, राइट. और इसके अलावा ये ए, बी और डी जो है बिल्कुल सही है. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे, इंडिया ने फंडामेंटल राइट कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. आंसर इट राइट अवे, क्वेश्चन नंबर 12 डाल के आंसर लिखो जल्दी से. द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बहुत जरूरी, जैसे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, राइट. फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी जरूरी है. फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह. और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, अच्छा इनके नाम पे एक कॉलेज भी है, मौलाना आज़ाद कॉलेज, जिसमें बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं, तो वो इन्हीं के नाम पे है बिकॉज ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज जितने और इम्पॉर्टेंट हैं एक बार देख लेते हैं जल्दी से. जैसे प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर भी हमने डिस्कस किए, रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई, डिफेंस मिनिस्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंस भी. एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट अगैन. लॉ मिनिस्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये बहुत ज़रूरी हैं. उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर वी हैव डिस्कस्ड, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स होमी जहांगीर बाबा, एंड फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद. याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, जल्दी से नीचे कमेंट करो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द नेशनल सिंबल्स, और इसमें पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल कैलेंडर साक एरा पे बेस्ड है, बिल्कुल सही. अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957. स्टार्ट किसने किया था, ये कनिष्का ने स्टार्ट किया था. हु वाज ही वाज आल्सो नोन एज सेकंड अशोका.
और साथ के साथ ये कुषाण रूलर भी थे। कुषाण रूलर कौन थे जिन्होंने सिल्क रूट स्टार्ट किया था, याद है कि नहीं, है ना। उसके बाद आते हैं नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग जो है पिंगाली वेंकैया जो है उन्होंने डिज़ाइन किया और अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। बिल्कुल सही चीज़ है ये भी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो फ्लैग है हमारा ना, फ्लैग की जो अगर मैं लेंथ और उसकी बात करूँ, रेशो की, लेंथ एंड ब्रेड्थ की, दैट इज़ 2:3, याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इनके कलर्स की मीनिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सैफरन की अगर मैं बात करूँ, इट सिंबलाइजेस करेज, सैक्रिफाइस, ठीक है, और इसके साथ साथ सक्सेस। टॉकिंग अबाउट वाइट, इट इज फॉर पीस एंड ट्रूथ, ठीक है। ग्रीन किसके लिए, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। और ये जो अपना धर्म चक्र है, इसमें टोटल कितने स्पोक्स होते हैं, ये 1 2 3 इस तरीके से स्पोक्स होते हैं, टोटल 24 स्पोक्स हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये किससे लिया गया था, दिस वॉज टेकन फ्रॉम अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र से ये धर्म चक्र जो है वो लिया गया था, रिमेंबर दैट। अब बात कर लेते हैं अपने नेशनल एम्बलम की। नेशनल एम्बलम में आप यहाँ पे सत्यमेव जयते देख सकते हो। ये कहाँ से पिक किया गया है, दिस इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज आवर नेशनल सेंटेंस ऑल्सो, ठीक है। एक्चुअली ये किसका बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, और इसमें यहाँ पे नीचे एक इन्वर्टेड लोटस भी होता है, ठीक है। टोटल इसमें 4 लायंस होते हैं, एज यू कैन सी। ऑल्सो यू विल सी यहाँ पे ना 4 एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से, कभी पूछ लेते हैं, प्लीज ध्यान देना। बुल होता है, हॉर्स होता है, एलिफेंट होता है, और लायन भी होता है, ठीक है। ये सेपरेटेड है अगेन बाय व्हाट, व्हील, दैट इज धर्म चक्र, ठीक है। अडॉप्ट कहाँ से किया गया है, फ्रॉम सारनाथ, लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है। याद रहेगा, बहुत जरूरी है यार, प्लीज स्टार मार्क कर लो। उसके बाद बात कर लेते हैं नेशनल एंथम की, दैट इज जन गण मन। ये फर्स्ट टाइम कैलकाटा सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन 1911 सिंग किया गया था। बिल्कुल सही है। इसका हिंदी वर्जन वॉज संग ड्यूरिंग दिस टाइम, याद रखना, हिंदी वर्जन वॉज संग ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। ऑल्सो ये किसने लिखा है, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर मैं बात करूँ नेशनल सॉन्ग, दैट इज वंदे मातरम, ये है संस्कृत में, ठीक है। ये किस में है, संस्कृत में है। और ये लिखा किसने था, बनाया किसने था ये, दैट इज बंकिम चंद्र चैटर्जी, याद रखना, बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, इट इज लोटस, याद रखना, ठीक है। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे के सारे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। याद रहेंगे सारी चीजें। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज एसआई यूनिट, ठीक है। आप कभी दुकान पे जाते हो, कोई कहता है कि जी ये 500 ग्राम चीज़ है, या फिर बोलेंगे कि ये 2 किलो है, तो क्या दोनों किलोग्राम और ग्राम इज एसआई यूनिट? नहीं। अगर मैं वेट की बात करूं तो केजी इज एसआई यूनिट। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर मैं लेंथ की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि किलोमीटर एसआई यूनिट है, नहीं भाई, मीटर है। और अगर मैं बात करूँ टाइम की, टाइम के जो है दैट इज सेकेंड। आपने सुना होगा ना, मीटर पर सेकेंड यूजुअली। तो दैट इज द थिंग। अब अगर टेम्परेचर की बात करें, केल्विन है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो है दैट इज केल्विन अगेन। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मोल, नाउ दिस इज द रॉन्ग वन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है दैट इज कैंडल, और मोल किसका है, मोल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज एन। आप एन से डिनोट करते हो ना, आपने अगर पढ़ा होगा 11th क्लास में, यूजुअली पढ़ते हैं मोल को बहुत प्रॉपरली। अब आते हैं और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कि न्यूटन जो है दैट इज़ ऑफ फोर्स, ठीक है। कुलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम जो है दिस इज ऑफ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ठीक है। टेस्ला, इट इज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स में डिफरेंस है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ल्यूमन जो है ल्यूमिनस फ्लक्स की है। सो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। जो मैंने स्पेसिफिकली मार्क करी हैं वो आने के बहुत हाई चांसेस है। इसके अलावा क्वेश्चन साइंटिस्ट पे भी आ जाते हैं, जैसे विलियम थॉमसन जो हैं, ही इज द वन जिन्होंने केल्विन दिया, जेम्स प्रेस्कॉट, जूल, ठीक है। इसैक न्यूटन जो है, इन पे न्यूटन बेस्ड है। सो आपको ये सारे के सारे साइंटिस्ट्स के नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली रिगार्डिंग ऑल द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और उनके यूजेस। सबसे पहले देखते हैं बोलोमीटर किससे रिलेटेड है। बोलोमीटर, बैरो नहीं है, ध्यान देना, बैरो प्रेशर से रिलेटेड होगा, ठीक है। बोलोमीटर इज रिलेटेड टू व्हाट, रेडिएंट एनर्जी को मेजर करने वाली चीज है। फैदोमीटर, फैदोमीटर इज ओशन की डेप्थ मेजर करना। अब हाइग्रो और हाइड्रो में ना तुम बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हाइग्रोमीटर इज व्हाट, ह्यूमिडिटी, ठीक है। और हाइड्रो, हाइड्रो इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। ध्यान देना, ऑफ द लिक्विड है, वाटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइक्रोमीटर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, दिस इज टू चेक एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। और लाइजीमीटर पता है कि नहीं पता है, लाइजीमीटर,
दिस इज टू फाइंड आउट इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब और भी देख लेते हैं एक बारी, जैसे एक्सेलरोमीटर तो तुम सभी जानते हो, एममीटर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, बैरोमीटर बहुत ज़रूरी है, कैलिपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैलोरीमीटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर फैथोमीटर ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, हाइड्रो और हाइग्रो भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद है ओम मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओडोमीटर कहाँ होता है, ये हमारी गाड़ी में होता है, राइट, टू सी व्हाट कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। जब आप कभी भी नई गाड़ी लेते हो, यू हैव टू गेट इट चेक्ड कि यार सही तो शो कर रहा है, कहीं चेंज तो नहीं करवा दिया मैकेनिकली, ये चीज़ है ना। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर इज टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क, कि जो अमूल का दूध आ रहा है वो प्योर भी है कि नहीं है, ठीक है। पायरोमीटर, टेम्परेचर जो है सरफेस का चेक करने के लिए, ओके। अब इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के साथ साथ ओलॉजी वाली चीज़ें भी बहुत आती है। व्हाट इज दिस ओलॉजी, बेसिकली इट मीन्स स्टडी ऑफ, जैसे कि स्टडी ऑफ फंजाई, इसको क्या बोलते हैं, माइको, माइको स्टैंड्स फॉर फंजाई, ठीक है। एल्गे के लिए फाइटो है, टिश्यू के लिए हिस्टो है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड होगा, इट इज़ रिलेटेड टू वॉट, अर्थक्वेक, है ना। और अगर मैं सोमनोलॉजी की बात करूँ आपसे, सोमनो, सोमनो इज बेसिकली रिलेटेड टू वॉट, इट इज़ रिलेटेड टू स्लीप। और अगर मैं बात करूं आपसे हिपैटो, हिपैटो स्टैंड्स फॉर व्हाट, हिपैटोलॉजी इज फॉर लिवर, ठीक है, याद रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक वेव्स, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले ये थोड़ा सा एक क्रॉस सेक्शन है हमारी अर्थ का, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से अर्थक्वेक जो है इनिशिएट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलेंगे। और जहाँ पे जाके सबसे पहले स्ट्राइक किया इस पॉइंट पे, इसको हम क्या बोलेंगे, एपी सेंटर बोलेंगे। अब जब ये वेव्स जो हैं अंदर होती हैं, इनको बॉडी वेव बोला जाता है। और बॉडी वेव दो टाइप की होती है, एक तो होती है पी वेव, एक होती है एस वेव। और जब ये सरफेस पे आ जाती हैं ये सारी वेव्स, इनको बोलते हैं हम लोग सरफेस वेव। अब जब ये जैसे ही सरफेस पे आनी शुरू होती है, पहली बात जो यहाँ पर इंटेंसिटी होगी, स्पीड होगी इस पर्टिकुलर वेव की ऑन द सरफेस, हमेशा क्या होगी, कम होगी। वाई, बिकॉज जो डेंसिटी है ना ऑन द सरफेस इट इज लेस। और अगर मैं अंदर बात करूं, अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस रीज़न की वजह से यहाँ पे स्पीड भी जो है वो ज़्यादा है, याद रखना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस पे आ गई तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवनेस कम हो जाएगी। सरफेस वेव की डिस्ट्रक्टिवनेस सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। वाई सो, बिकॉज आके ऑन द मेन सरफेस ये पूरा सब कुछ तहस नहस करके चली जाती है। एट द सेम पॉइंट एंड टाइम अगर मैं बात करूँ पी वेव की और एस वेव की, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट देम, ठीक है। पी वेव क्या होती है, पी वेव वो वेव होती है जो कि पैरेलली रन करती है जो भी सरफेस है उसके, ठीक है। वेयर एज एस वेव क्या होती है, ये परपेंडिकुलर मूव करती है। इस रीजन की वजह से क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको सरफेस जो है वो हिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एस वेव जो है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हुई एज कंपेयर टू व्हाट, पी वेव, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के थ्रू जो प्रोपोगेट कर सकती है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस सबके थ्रू प्रोपोगेट कर सकती है। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू, आपको पूरा समझ आ गया है, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव, द आंसर इज सरफेस वेव, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी ओर में से कौन सा मेटल निकलता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से निकलता है, जिंक जो है कैलेमाइन या फिर जिंक ब्लेंड से निकलता है, कैलेमाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेड जो है वो गैलीना और सिरोसाइट से निकलता है, गैलीना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मर्करी जो है वो सनबार से निकलता है, ठीक है। इसके अलावा और भी ज़रूरी हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम जो है वो रॉक सॉल्ट से निकलता है, ठीक है। आयरन यहाँ पे हेमेटाइट और इसके साथ साथ मैग्नेटाइट से भी निकलता है। इन द सेम वे कॉपर जो है वो कॉपर ग्लैंड्स और कॉपर पायराइट्स उससे भी निकलता है, ठीक है। लास्ट वाला जो ये है, दिस इज एक्चुअली लेड, पीबीएस, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा गलीना, ओके। और टिन की अगर मैं बात करूं, टिन की जो ओर है दैट इज कैसेटराइट, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ये जो है आंसर्स है। अब सच्ची बताना कितनों ने इसका आंसर सोच लिया था मर्करी है, जल्दी से कमेंट करो। गलत, इसलिए बोलती हूँ ध्यान से देखा करो, सुना करो। नॉन मेटल पूछा है यहाँ पे, मेटल नहीं पूछा। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, बिकॉज इट्स अ नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और भी देख लेते हैं। नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कंडक्ट करता है, दिस इज एलोट्रॉप ऑफ वॉट, ऑफ कार्बन, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल ये ऑलरेडी बता चुकी, जो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो रहता है दैट इज मर्करी एंड गैलियम, ठीक है, मर्करी एंड गैलियम। उसके बाद कौन सा नॉन मेटल है जिसमें लश्चर भी मतलब शाइन भी है और कंडक्टिविटी भी शो करता है, द आंसर फॉर द सेम इज आयोडीन। हाईएस्ट थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है, सिल्वर, ठीक है।
और हार्डेस्ट जो नेचुरल मटेरियल है दैट इज डायमंड, इट इज ऑल्सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम अर्थ की क्रस्ट में कौन सा मेटल है, दैट इज एल्यूमिनियम। मैक्सिमम हम यूज कौन सा करते हैं, दैट इज आयरन। और फर्स्ट जो कि मैन ने यूज किया था दैट इज कॉपर, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मर्करी के जितने भी एलॉय होते हैं उनको एमैल्गम बोला जाता है। एमैल्गम अगर कहीं वर्ड देखो मतलब मर्करी का एलॉय, ठीक है। ग्रेफाइट जो है दिस इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डायमंड इज ऑल्सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन, पहली बात ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। और एक और चीज, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों बहुत ज्यादा हाई होते हैं, याद रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जो फॉर्म हुआ था दैट वाज ऑन 24 अक्टूबर 1945 और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि टोटल 193 इसमें मेंबर्स है। लेटेस्ट वन दैट हैड बीन एडेड इज सूडान। उसके बाद हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, न्यूयॉर्क में है, दैट इज ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरस, ठीक है, याद रखना। अब आ जाते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है बात लैंग्वेजेस जो यूनाइटेड नेशन के, टोटल यही हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन और अरेबिक, टोटल 6 लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब इसमें 4 मेजर ऑर्गन है, दिस इज रॉन्ग, इसके एक्चुअली 6 मेजर ऑर्गन है। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक तो है आपका जनरल असेंबली, फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी जो हेडक्वार्टर्स आपको पता है कि नहीं पता, इसके हेडक्वार्टर है हेग नेदरलैंड्स में, ठीक है। और उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, और इसके अलावा और जो 3 है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट जो कि न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। अब इसमें से जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 15 मेंबर है, दिस इज ऑल्सो बिल्कुल करेक्ट, ये आपका गलत था, ठीक है। 15 मेंबर की अगर मैं बात करूं इसमें से 10 जो हैं दीज आर नॉन परमानेंट मेंबर, और ये हर 2 साल में वापस से सिलेक्ट होते हैं। इंडिया काफी टाइम से इसमें हो ही जाता है, मतलब इट इज पार्ट ऑफ दीज 10 नॉन परमानेंट मेंबर। उसके बाद आते हैं 5 परमानेंट मेंबर जो कि कौन कौन है, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना। इन सबके पास क्या होते हैं, दे हैव अ पावर नोन एज वीटो, मतलब कोई डिसीजन है अगर उसमें से एक ने भी मना कर दिया ना, मतलब जैसे चाइना फॉर एग्जांपल क्या करता है, इंडिया वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर और सब यस बोल देते हैं, चाइना अलोन सेज नो टू इट, तो इंडिया पार्ट नहीं बन पा रहा है परमानेंट मेंबर्स का। समझ आ गई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। तो इसका आंसर अब आप सब बता सकते हैं, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज इंडियन सिटी के निकनेम, जैसे कि सिटी ऑफ लेक इसे बोला जाता है उदयपुर को। पिंक सिटी कौन सी है, पिंक सिटी है आपकी जयपुर। ऐसी बहुत सारी और इंपॉर्टेंट सिटीज है, वन बाय वन एक बार देख लें। तो टी सिटी ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स टी कहाँ पे ज्यादा है, असम में, तो डिब्रूगढ़ होगी, ठीक है। डायमंड, डायमंड सिटी सूरत, बिकॉज गुजरातीज आर वेरी रिच, यू ऑल नो अबाउट इट, राइट। उसके बाद आते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सब इंजीनियर्स कहाँ जाते हैं अपना बैग उठा के फॉर जॉब, बैंगलोर में जाते हैं, इसको गार्डन सिटी भी बोला जाता है। उसके बाद सिटी ऑफ 7 आइलैंड, गेटवे ऑफ इंडिया या फिर हॉलीवुड ऑफ इंडिया, ये कौन सा है अपना, मुंबई। उसके बाद ये तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। फिर आ जाते हैं सिटी ऑफ पर्ल, जैसे ही तुम लोग पोस्टिंग जाओगे हैदराबाद, मम्मी का फोन आएगा, बेटा पर्ल लेते हुए आना मेरे लिए, ठीक है। सो हैदराबाद सिटी ऑफ पर्ल। उसके बाद मुस्कुराइए, आप कहाँ पर हैं, लखनऊ में, दैट इज सिटी ऑफ नवाब, याद रहेगा। मसूरी आप जानते हैं, क्वीन ऑफ माउंटेन, और कोलकाता जो है सिटी ऑफ जॉय। सो ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क देम एंड लर्न देम, ओके। नाउ एज वी हैव लर्नड द बॉर्डर्स, इन द सेम वे स्ट्रेट्स भी होती हैं। स्ट्रेट्स क्या होती हैं, या तो किन्हीं 2 सी को ज्वाइन कर रही होगी या किसी 2 कंट्री को ज्वाइन कर रही होगी। लेट मी शो यू एन एग्जांपल, जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट बोला गया है, ध्यान से देखो। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, दिस इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट, किसके बीच में है, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा के बीच में, या फिर ये भी बोल सकते हैं इट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया, इफ यू कैन सी, है ना। तो अब जल्दी से और भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि पार्क स्ट्रेट जो है, दिस इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इन अ सेम वे स्विस कनाल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्विस कनाल जो है ये किसके बीच में है, दिस इज बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद द अदर वन दैट वी नीड टू नो इज 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में है, ठीक है। उसके बाद 8 डिग्री इज बिटवीन मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, ठीक है। और अपना डंकन पैसेज इज बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट अंडमान, ठीक है। याद कर लेना, बहुत बहुत जरूरी है, स्टार मार्क ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश चैनल किसके बीच में है, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट वंस है दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर, प्लीज गो थ्रू देम एटलीस्ट ट्वाइस सो दैट यू रिमेंबर देम, ओके।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द दुरंत लाइन कि ये बॉर्डर है बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये आपका पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और यहाँ पे है ये दुरंत लाइन। समझ आ गया? तो और भी कंट्रीज है जिनके ज़रूरी हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क किया, जैसे 17th पैरेलल जो है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में, 38th पैरेलल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिकॉज साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में वैसे ही लड़ाई है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है? सो रिमेंबर दैट। और आप शायद लीडर भी जानते होंगे नॉर्थ कोरिया के, ही इज़ वेरी मच इन न्यूज़, किम जोंग उन, राइट? उसके बाद आते हैं 49th पैरेलल, यूएस एंड कनाडा। दुरंत लाइन जो है अभी बताया था मैंने, मैकमोहन इज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। मैगिनॉट, दिस हैड बीन ऑलरेडी आस्क्ड, ठीक है, जर्मनी एंड फ्रांस। और रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है? इसके अलावा भी और हैं, देख लेना, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे कि हम ज्योग्राफी कर रहे हैं तो एक बार ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन देख लेते हैं। इसके ना पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नाम है, जैसे कि लडांग जो है मलेशिया और जावा में बुलाया जाता है, तमराई इज इन थाईलैंड, ठीक है, मिल्पा इज इन मैक्सिको, रोका इज इन ब्राजील, ओके, फिर यहाँ पे प्रोका इज इन घाना, जूमिंग इज इन इंडिया। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिए हैं, प्लीज रिमेंबर देम। ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है? Now coming to the last question of this video, I know I've said 50 questions will be covered. जो remaining 25 question है वो next video में upload होंगे. It will be uploaded within 1 to 2 day. I will be sharing the details very very soon on Telegram. 1 से 2 दिन के अंदर upload हो जाएगी. If you are just following YouTube, make sure you come back and watch that, because out of these 50 questions, maximum question as it is exam में repeat होंगे, and then आप regret करोगे, oh I wish I would have completed the second video also. ठीक है? सबसे पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज फ्रांस जो है दैट इज द फर्स्ट कंट्री जिसने अडॉप्ट किया जीएसटी। एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया जो है उसके पास डुअल जीएसटी का फॉर्म है, लाइक यू माइट हैव सीन, जो बिल देखते हो आप उसमें क्या होता है, सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है, ठीक है? ये क्या है, दिस इज डुअल जीएसटी, ओके। तो ये हमने किससे लिया, कनाडा से लिया, और सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं जो ऐसा कुछ फॉलो करती हैं। इसके अलावा आपने आई गेस आईजीएसटी भी देखा होगा, राइट? तो ये जो आईजीएसटी और सीजीएसटी है ये किसके पास जाता है, दिस गोज टू द सेंटर। और ये जो एसजीएसटी, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट इन हियर, तो ये जाता है स्टेट के पास, ठीक है? उसके बाद इंडिया जो है उसके पास हाईएस्ट जीएसटी रेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप जीएसटी देखोगे उसमें कुछ स्लैब्स होते हैं, जैसे हमारे टैक्स स्लैब होता है, इन द सेम वे जीएसटी के भी स्लैब होते हैं कि कुछ एजुकेशन पे लगेगा, 18% होगा, ठीक है? और अगर 0% लग रहा है वो, जैसे अल्कोहल है या फिर पेट्रोल है, तो उस पर 0% लगेगा। सो इस टाइप से जीएसटी स्लैब्स होते हैं, ऑल राइट। तो इंडिया में जो है हाईएस्ट है दैट इज 28%, इतना किसी भी कंट्री में नहीं है। इसके अलावा अर्जेंटीना जो है ना उसमें है 27%, इंडिया के बाद जो हाईएस्ट आता है। तो क्या ये सही है, इंडिया इज हाईएस्ट जीएसटी रेट? एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद आते हैं चेयरमैन ऑफ जीएसटी जो है दैट इज प्राइम मिनिस्टर। नाउ दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज ये जो होते हैं दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है, निर्मला सीतारमन, राइट? अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5 ईयर प्लान 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। अगर मैं 5 ईयर प्लान की बात करूं, एक बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी 1950 में जिसका नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है? प्लानिंग कमीशन जो है दिस वाज ऑपरेशनल टिल 2017। इस टाइम तक ही सिर्फ क्या आए थे, आपके 5 ईयर प्लान आए थे। उसके बाद जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई तो ये जो है प्लानिंग कमीशन बंद होके उन्होंने कुछ नया इस्टेब्लिश करा, दैट इज नीति आयोग। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, जनवरी 1, 2015, लेकिन ऑपरेशनल कब हुई है, जब 2017 में ये जो प्लानिंग कमीशन है ये बंद हो गई, ठीक है? उसके बाद नीति आयोग के सीईओ काफी बार पूछ लिए जाते हैं, हिज नेम इज श्री BVR सुब्रमण्यम, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़, हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी भी कभी कभी पूछ लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी इज न्यू दिल्ली, ठीक है? 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि 5th किससे रिलेटेड था, 8th किससे रिलेटेड था। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। जैसे सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट थी ताकि खाना बन सके देश में। उसके बाद जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी था खाने में, बिकॉज हम दूसरे देशों से खाना जो है हमारे पास आता था, यूएस से भी आता था एक टाइम पे, ठीक है? उसके बाद सेल्फ रिलायंस चाहिए थी और सस्टेन्ड ग्रोथ की, ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल, ऐसा नहीं आज ग्रोथ हो गई और कल नहीं है, ठीक है?
पॉवर्टी जो है उसकी रिमूवल, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। जब तक रोड ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक कैसे एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री जो है हमारे देश में वो ग्रोथ करेंगी। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट नहीं, अब हमें डिसेंट्रलाइज्ड वे में रूरल डेवलपमेंट भी सोचनी पड़ेगी कि जो भी गांव वगैरह है उन्हें कैसे डेवलप करना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की जरूरत है, दूसरे देश आके इन्वेस्ट करे ताकि हमारा जो सेक्टर है वो बूम हो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड देन द लास्ट वन इन हियर दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ। बिकॉज देख सकते हो पाकिस्तान श्रीलंका में क्या हाल है, पहले ग्रोथ हुई अब नहीं हो रही ना, तो इंडिया क्या, इट इज सस्टेनेबली ग्रोइंग, राइट। अब आती है बारी टू सी हाउ अटेंटिव यू आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक ये ऑलरेडी एफकैट पूछ चुका है, इसके आंसर दो बिकॉज ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट करो इसके आंसर। अब आ जाते हैं लास्ट बात पे, लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल जो एफकैट का है। दिस इज गोइंग टू बी हार्डली 10-15 पेजेस, और कोई बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट हुआ तो एट मैक्स 20 पेज, और यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज आएंगे। अगर अभी तक नहीं पता कहाँ से रिविजन करनी है, 14 Feb दिस इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन टेलीग्राम, जाके यूटिलाइज कर लेना। और वो जो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज है ना, वो दूर नहीं होगा आफ्टर यू आर डन विद दिस। मेक श्योर जाके एलएमआर मॉड्यूल देखो और साथ के साथ इन रिविजन वीडियोस को अच्छे से कर लेना। योर सिलेक्शन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। है छोटे बहन भाई हो तुम लोग मेरे, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, जल्दी से कमेंट में मुझे बता दो। कभी भी थोड़ा सा भी फील हुआ ना कि यार एंग्शियसनेस हो रही, एग्जाम इज नियर एटसेट्रा एटसेट्रा, आई विल मेक श्योर आई विल हेल्प यू आउट विद ऑल ऑफ इट। ठीक है, सो प्लीज कॉमेंट डाउन एंड आई एम ऑलवेज देयर बाय योर साइड।